बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब इसमें हमने क्या करना है, नॉन होमोजीनियस यानी कि राइट साइड पे आपके पास जीरो नहीं होगा। द जनरल फॉर्म ऑफ द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इज, इस साइड पे आपके पास सब कुछ वही है, बट यहाँ पे आपके पास कोई फंक्शन होगा एक्स का, यानी कि एक्स के कंटेन करते हुए कोई फंक्शन यहाँ पे आपके राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। देखिए कांस्टेंट हुआ तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आप कांस्टेंट को इधर ला के इस साइड पे जीरो बना सकते हैं, बट फंक्शन है तो उसको इस साइड पे लाके आप, अगर वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, वो वाई का फंक्शन है, तो इधर लाके आप उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस साइड पे अगर फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स का, तो वो ये इस तरह की जो इक्वेशन है उसे कहेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब आप इसने सिंपली आपने, जैसे मैंने आपको लीनियर होमोजीनियस में करवाया था कि आपने इस एक्स वाई के एक्स वाले फंक्शन को ई की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना। देखें वाई एक्स प्लस के क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था जो एक्स्ट्रा पावर है वो ई की पावर में जानी है। तो जैसे के है तो ई रेज़ टू पावर के वाई एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर के माइनस वन वाई एक्स, इन सब को वाई एक्स की फॉर्म में कर दिया। वाई एक्स इन सब में से कॉमन ले लिया। वाई एक्स तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब है सॉरी वाई एक्स यहाँ पे तो सॉरी जीरो है ही नहीं। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाने के लिए देखें यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ आ गई और उसने कह दिया है कि आप इस गिवन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएं। पीछे मैंने आपको सिखाया था ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, सिंपली आपने यहाँ तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना और ये वाला जो पार्ट होगा उसको जीरो के इक्वल रख के वो जो फंक्शन बनेगा वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन। जैसे मैंने कहा कि अगर ये सारा सारे टर्म जीरो के इक्वल होगी तो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज कॉल्ड, इस टर्म का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। इसका सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इक्वेशन 1 का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज यूजुअली कॉल्ड पर्टिकुलर इंटेग्रल एंड इज डिनोटेड बाय। अच्छा, पीछे हमने लीनियर होमोजीनियस में देखा कि पर्टिकुलर सोल्यूशन को पर्टिकुलर सोल्यूशन ही कहते हैं, बट नॉन होमोजीनियस में जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है उसका नाम है पर्टिकुलर इंटेग्रल, जिसको पी आई से डिनोट किया जाता है, और उसका फॉर्मूला है 1 दिस टर्म। ये जो आपके पास बचती है यही इक्वेशन को जब हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है ई का जो फंक्शन है इनटू एफ ऑफ एक्स, ये है आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल। और जनरल सोल्यूशन क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, वो आपके पास जनरल सोल्यूशन निकलता है। इसमें आपके पास वो केस नहीं है कि आपके पास जनरल सोल्यूशन निकल आएगा, आप कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल के उसमें पुट करके तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। नो, यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन पहले निकलेगा जो कि पर्टिकुलर इंटेग्रल है, और उससे निकलना है जनरल सोल्यूशन, यानी इससे कन्वर्स केस है। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, अब चूँकि इनमें निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल, और पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने के लिए इंटेग्रल आपके पास फंक्शन किसी भी किस्म का हो सकता है। लेट्स सपोज आपके पास जो है वो राइट साइड पे जो मैंने बताया था कि इस साइड पे एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन आना है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है राइट साइड पे। ठीक है, इसके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लीनियर फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है। तो हर फंक्शन के लिहाज से उसकी पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है। फॉर्मूला तो उसका एक ही रहना है, लेकिन उस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए मेथड डिफरेंट होगा। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल की टाइप 1 ये कहती है कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल है, तो आपके पास जो पर्टिकुलर इंटेग्रल निकलेगा, सिंपली पर्टिकुलर इंटेग्रल का फॉर्मूला ये है, कीप इट इन माइंड, दिस वन इन टू एफ ऑफ एक्स। तो इस एफ ऑफ एक्स के यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेट कर लिया, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वो इस तरह से। ठीक है, अब अब ए के लिहाज से इसको जब करेंगे, असेंबल करेंगे, तो ए रेज़ टू पावर एक्स ओवर फाइव ऑफ ए, और फाइव ऑफ ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो पूरी की पूरी टर्म इन्फिनिटी चली जाएगी। ठीक है, तो अगर इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, ई माइनस ए की पावर आर, वो फैक्टर बनेगा इसका कि सर। अब मैं इसकी आपको पहले एक एग्जांपल करवाती हूँ इन टाइप से, बस मैंने आपको ये बताना था कि इस यहाँ पे फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको सॉल्व कैसे करना है। लेट्स सपोज कि वी हैव दी दिस वन, फॉर्मूला है आपके पास, क्वेश्चन है वाई इंटू वाई फंक्शन है एक्स प्लस वन का माइनस फाइव वाई एक्स इक्वल्स टू रेज़ टू पावर एक्स। सबसे पहले तो मैं इसको ई वाले पार्ट में कन्वर्ट करूँगी, तो ये आपके पास प्लस वन है तो ई की पावर वन आनी है, इंटू वाई एक्स माइनस फाइव वाई एक्स इक्वल्स टू रेज़ टू पावर एक्स। इन दोनों में से वाई एक्स जो है वो कॉमन आ गया, तो हमारे पास आ गया ई माइनस फाइव वाई एक्स इक्वल्स टू रेज़ टू पावर एक्स। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, आपने इस वाले पार्ट को, जो इधर वाला पार्ट होता है, उसको इक्वल टू जीरो रखना होता है। ठीक है,
तो अब देखें मैंने क्या किया, आप सिंपली इस पूरे टर्म को भी इक्वल टू 0 रख सकते हैं, इसकी यानी कि इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को, या आप e-5 भी सिर्फ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाई एक्स जो है आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 तो होता नहीं है, तो इसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने लिख लिया e-5 इक्वल टू 0, और e-5 को जब मैं m की फॉर्म में लिखूंगी तो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन m-5 इक्वल्स टू 0, और m की वैल्यू आ गई 5। अब इस m जब आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि रूट अगर डिस्टिंक्ट और रियल आए तो उसको किस तरह से लिखते हैं, तो c1 5 ठीक है, ये हमारे पास निकल आया। मैंने आपको बताया, ये भी बताया कि नॉन होमोजीनियस में आपके पास इंटेग्रल, पर्टिकुलर इंटेग्रल पहले निकलता है, देन उसे जनरल सोल्यूशन निकलता है। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए उसने कहा था 1/5 फंक्शन ऑफ ई आना था, यानी ये इस तरह से था इसका फॉर्मूला, इनटू था f(x), ठीक है, और f(x) ये वो वाला है जो क्वेश्चन में राइट साइड पे है, ठीक है। तो मैंने फाई ऑफ ई, जो हमारे पास ये फाई ऑफ ई कौन सा होगा, ये जो हमारे पास फंक्शन इसके साथ लिखा होगा, तो e-5 यहाँ पे हमारे पास फाई ऑफ ई है, और फंक्शन में जो गिवन क्वेश्चन था उसके राइट साइड पे 2x था, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल मेरे पास निकल आया 2x ओवर 2-5। अब ये 2 किस तरह से आया है, आपके पास जो फंक्शन की बेस होगी, इस वाले फंक्शन की जो बेस होगी वो क्या है 5, सॉरी इस वाले जो फंक्शन f(x) की जो बेस होगी 2 है, वो इसके ई की जगह पे आना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वहाँ पे आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया। जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा फंक्शन में, उसकी जो बेस है वो ई की जगह पे आनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2-5 आ गया -3, तो ये आ गया मेरे पास आंसर पर्टिकुलर इंटेग्रल का -1/3 × 2x। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला है c1 5x, पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू निकली है -1/3 2x। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन निकला है अगर आपके पास फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन u की फॉर्म में उसने दिया है ux+1 + a ux इक्वल्स टू b। अगेन इसको e की फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगी तो क्या आ गया मेरे पास e⁻1 ux + a ux, दोनों में से ux कॉमन लूँगी, e + a इक्वल्स टू b है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या होगा कि आपने क्या करना है, अगेन इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, ये तो 0 के इक्वल नहीं आ सकता, e + a, और e की वैल्यू आपके पास आ जाएगी e + a इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में इक्वल टू 0 रखते हैं, और ये कि जहाँ पे आप m लिखते होते हैं ऑक्सिलरी फॉर्म निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए, तो आगे m + a इक्वल्स टू 0, और m की वैल्यू आगे -a। रूट निकल आया, रियल भी है, डिस्टिंक्ट भी है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाऊंगी c इंटू फंक्शन की पावर x, यानी रूट की पावर x। रूट क्या है, -a की पावर x। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल में क्या होता है 1/5 ऑफ e, 5 आपके पास यहाँ पे क्या है +a, ठीक है, ये 5 ऑफ e है हमारे पास, और ऊपर साथ आता है f(x) क्या है हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे b, तो मैंने लिख दिया b, e + a ऊपर आ गया b इंटू 1/x। पर्टिकुलर इंटेग्रल में इसी तरह से आता है ना कि 1/5 ऑफ e इंटू f(x). अब b क्या f(x) का फंक्शन है नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखूँगी मैं 1/x, ठीक है। तो ये आ गया ऊपर b ओवर, अब ये 1 क्या है, क्यों लगाया मैंने यहाँ पे e की जगह पे, मैंने पीछे भी बताया e की जगह पे वो वैल्यू आनी है जो ऊपर x के फंक्शन का रूट होगा। x के फंक्शन का बेस क्या है 1 है, तो 1 + e आ गया। या अगर आप ये ना भी लिखना चाहें तो फिर भी आपने यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जब जनरल सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल इक्वल्स टू दी जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया वो ये आया है, पर्टिकुलर इंटेग्रल दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रही हूँ जो कि आपने खुद करनी है। अगेन e की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, रूट निकाला, रूट को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए रूट निकाल के उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम लीनियर होमोजीनियस में जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, उसको नॉन होमोजीनियस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, ठीक है।
C1 C2 वाला, उधर हम जनरल सोल्यूशन कहते थे ना, इधर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। देन पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए हमने क्या किया, उसका फॉर्मूला लगाया और ई की जहाँ पे ऊपर बेस क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 4 है, तो ई की जहाँ पे 4 लगा दिया होगा। पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया, जनरल सोल्यूशन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, वो लिख दिया। अब उसने हमें y0 और y1 दिया हुआ है। जो आपके पास जनरल सोल्यूशन निकला है ना, देखें इसमें उसने y0 की वैल्यू दी है, यानी इसमें x यहाँ पे 0 पुट करेंगे, जो आपके पास ये आंसर है x यहाँ पे 0 पुट करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि x यहाँ पे 0 क्यों पुट करना है, क्योंकि मैंने y0 की वैल्यू 0 लगानी है, तो उसकी यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे y0 होगा, तो मैं इधर 0 लगा सकती हूँ ना, तो x यहाँ पे 0 लगाऊंगी तो ये y0 बन जाएगा। और वो उस y0 की वैल्यूशन दी है 0, तो मैंने इधर 0 लगा दिया। एक इक्वेशन ये निकल आई। जब मैंने 1 पुट किया तो एक इक्वेशन मेरे पास ये निकल आई। इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए मैं C1 और C2 की वैल्यू निकालूंगी। पहले मेरे पास आ गई माइनस करने के बाद C2 की वैल्यू, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं C1 की वैल्यू। C1 की वैल्यू निकालने के बाद अपने जनरल सोल्यूशन में पुट कर दिया, तो अब ये हमारे पास बना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पहले हमारे पास निकला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटेग्रल, जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन। These are the four things which we have to require from the non-homogeneous linear equation, right? अब हमारे पास ये लास्ट सेकंड लास्ट एग्जांपल है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल टाइप 2, 3, 4, 5, 6 की 6 तक टाइप्स हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। सो हियर इज़ द रिव्यू ऑफ सेकंड लास्ट एग्जांपल। This is the last example, which is the combination of the constant and homogeneous exponential function. Similarly सेम वैसे ही होना है इसमें। ई की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम निकालेंगे। अब देखें, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब आपके पास क्यूब रूट हो तो सिंथेटिक डिवीजन से उसके रूट को एक कम कर लें, यानी कि इसकी डिग्री को कम कर लें। मैंने आप सिंपली 1 से भी कर सकते हैं, तो आपके पास एक रूट तो ये निकल आएगा और जो नीचे से इक्वेशन बनेगी, ठीक है, इस साइड पे 0 बनाना होता है सिंथेटिक डिवीजन में। और जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो स्क्वायर वाली बनेगी, क्योंकि एक रूट कम हो जाएगा सिंथेटिक डिवीजन। जितनी बार आप करेंगे इस प्रोसीजर को उतने रूट्स कम होते जाएंगे। मेरे पास ये रूट निकले, रिपीटेड भी हैं और रियल भी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में मैंने लिख दिया जिस तरह से हम लिखते हैं, जो रिपीटेड रूट्स होते हैं उसके साथ जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं वो इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में होते हैं और उसके साथ उसका फंक्शन होता है f(x) वाला। और पर्टिकुलर इंटेग्रल में नीचे होता है φ(e) इंटू f(x). f(x) वो होता है जो राइट साइड पे उसने क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। इसके रूट्स मैंने बनाए, रूट्स बनाने के बाद मेरे पास आ गया पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू, ठीक है। जनरल सोल्यूशन में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर निकला है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ दी पर्टिकुलर इंटेग्रल टाइप 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।